अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स RS टर्बो 2021 मॉडल। इस गाड़ी का मैं पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ। 2016 वाली RS टर्बो का मैंने रिव्यू किया हुआ है। यह गाड़ी प्रॉपर RS है जो कि 2019 के बाद आना शुरू हुई थी। सिविक RS टर्बो है, ये बेसिकली शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही है क्योंकि इस गाड़ी के इंजन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स है जिसकी वजह से ये गाड़ी 2017 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। फिर जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया 2019 में, तो फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू कर लिया गया और इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी वो पूरी कर दी गई। ये गाड़ी कंपैरेटिवली 1800 सीसी सिविक से बहुत ज़्यादा तेज है। ये गाड़ी लिटरली सोनाटा या कैमरी को कम्पीट कर सकती है स्पीड के लिहाज से, पावर के लिहाज से, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 78,50,000 है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। इसके अलावा साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आपके पास अगर 2016 वाली सिविक है तो आप उसको इस शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Civic, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Honda Civic X का फ्रंट लुक है और अनडाउटेडली ये अब तक की सबसे ज्यादा अग्रेसिव जनरेशन थी। इसके बाद Civic 11 जनरेशन आई है, वो RS थी, इससे कम अग्रेसिव लगती है फ्रंट से। वो गाड़ी साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ी है बट लुक्स के लिहाज से काफी सिंपल और अंकलों वाली लुक है उसकी। ये गाड़ी प्रॉपर यंगस्टर्स पे फोकस थी और यही वजह है कि इस गाड़ी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इस एरा की जो ग्रैंड थी वो कंपैरेटिवली से बहुत सिंपल सी थी। अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया गया है बट नॉनदलेस मेरे ख्याल से अपने टाइम की ये बेस्ट कार है पाकिस्तान में। और ये गाड़ी फिर RS वर्जन है। RS वर्जन के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल सिविक, और वो ये है कि इसकी ग्रिल जो है ये ग्लॉस ब्लैक में आती है। इसमें जो सिंपल ओरियल या स्टैंडर्ड वर्जन आता है उसमें ग्रिल क्रोम की फिनिश में आती है। और इसके अलावा RS वर्जन के अंदर ये RS का बैच भी आता है जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स LED में आती हैं फेसलिफ्ट के बाद से। प्री फेसलिफ्ट कार में ये हेडलाइट्स हेलोजन वाली थी। और उसके अलावा फिर में ये DRL भी दी गई है नीचे। इसके फॉग लैंप भी LED में आते हैं, अगेन ये फेसलिफ्ट के बाद चेंज किए गए थे। और उसके अलावा बाकी इसकी बम्पर की लुक भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है जबकि इस एरा की ग्रैंडे में फ्रंट कैमरा नहीं आता था। बाकी इसकी बोनट की ट्रैक्टर लाइन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। वाइपर्स गाड़ी के थोड़े से हिडन हैं, यानी कि बोनट के नीचे दिए गए हैं। और इसके अलावा बाकी विंडस्क्रीन में के ऊपर ब्लू कलर का शेडेड एरिया आता है जो कि एज अ सनशेड काम करता है। ये ग्रैंडे में भी आता है, सिविक में भी आता है। छोटी गाड़ियों में वैसे यूजुअली ये चीज़ नहीं आती होती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी एग्रेसिव है। यहाँ पे ट्रैक्टर लाइन्स काफी शार्प दी गई हैं। RS सिविक के अंदर रिम 17 इंचेस के आते हैं जबकि सिंपल सिविक में 16 इंचेस के आते हैं और ये डिज़ाइन के लिहाज से भी डिफरेंट हैं। इन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर भी डिसेंट दिए गए हैं इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें फिर यहाँ पे LED इंडिकेटर भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर के अंदर भी काफी शार्प कट लाइन्स कंटिन्यू की गई हैं और इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी आती हैं। यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर जैसी लाइट दी गई है जो कि बेसिकली इंडिकेटर नहीं है, आप इसको रनिंग लैंप कह सकते हैं। और ये इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा RS के अंदर यहाँ पे ये क्रोम दिया गया है विंडोज के आसपास और RS के डोर हैंडल भी क्रोम की फिनिश में आते हैं। सिंपल कार्स भी बॉडी कलर में आते हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से एक गाड़ी प्रॉपर C सेगमेंट के सेडान है, यानी कि ग्रैंडे या एलेंट्रा जितनी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी उन सबसे बहुत ऊपर है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें फिर सनरूफ भी आती है टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर। ये ओरियल में भी आती है। इसमें एक वर्जन आता है जिसमें सनरूफ नहीं आती, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू दीज कार्स। आप अगर सिविक लें तो सनरूफ वाली ही लें। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके ये ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं काफ़ी शार्प सी। इसमें साइड स्कर्ट्स अलग से नहीं आती, ये बॉडी के अंदर ही इम्बोस हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसकी जो छत है ये काफ़ी स्लोपिंग है। सिविक की ये जनरेशन बेसिकली फास्ट बैक शेप में आती थी, यानी कि इस गाड़ी की छत आगे से तो काफ़ी ऊंची है लेकिन बैक पैक एकदम से काफ़ी नीचे होना शुरू हो जाती है और ये ट्रंक के अंदर से कंटिन्यू करती है। ये बेसिकली हैचबैक जितनी डिग्री ऑफर करती है देखने के लिहाज से, लेकिन अंदर की कैपेसिटी पूरी है। और इसके अलावा फिर इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं बैक पे। सिविक के बारे में एक अजीब फैक्ट यह है कि ये गाड़ी काफ़ी लो है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट कोई खास आसान नहीं है। आप अगर इसमें बैठते हैं तो आप बैठेंगे भी काफ़ी नीचे और इससे निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आप अगर थोड़े से एजेड बंदे हैं, 40s एंड अबव हैं, तो आपको ये गाड़ी बैक का काफ़ी इशू कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए स्पोर्टिव वगैरह बेहतर ऑप्शन है, बट यंगस्टर्स के लिए गाड़ी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि फुल टैंक में आपको तकरीबन 600-650 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है।
और इसमें बैक पे फिर एक शार्प फिन एंटीना भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी सिविक आरएस में कंपैरेटिवली किसी भी सिंपल सिविक से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इससे ज़्यादा कि एक तो इस गाड़ी पे ये बैक पे डक्टेड स्पॉइलर आता है, अब इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर स्पॉइलर है, और ये एंड टू एंड कंटिन्यू करता है इसके ट्रंक के ऊपर, जो कि इसके लुक को बेहतर बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बैक पे एग्जॉस्ट भी डुअल आते हैं। सिंपल सिविक के अंदर सिर्फ छोटा सा एग्जॉस्ट आता है और उसको प्रॉपर कोई प्रोमिनेंट नहीं किया गया होता। इस गाड़ी के केस में ये दो प्रॉपर एग्जॉस्ट हैं जो कि फंक्शनल हैं और ये काफ़ी प्रोमिनेंट हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे। फिर इसके अलावा बैक पे भी इसमें आरएस का बैज आता है, और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इसकी जो फ्रिल्स हैं ये क्रोम की कर दी गई थी। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी का जो ट्रंक है इसको आप की फॉब से लॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसकी कंपटीशन की दोनों गाड़ियाँ ग्रैंडे और एलेंट्रा फोल्डेबल रेयर सीट्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा आप इस गाड़ी की को भी ट्रंक के अंदर लॉक नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे की रख देता हूँ और ट्रंक को बंद करता हूँ तो ये लॉक नहीं होगी, जबकि ग्रैंडे में ये लॉक हो जाती है। फिर इसके अलावा इस नीचे देखिए लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर भी फुल साइज का आता है, और इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी अब बेहतर कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। अगर आप प्री फेसलिफ्ट कार देखें 2016-17 मॉडल, तो इसकी ट्रंक बिल्कुल ही अंदर से एक्सपोज्ड है, तारें वगैरह आपको सामने ही नजर आती हैं, जबकि इस गाड़ी के केस में ये प्रॉपर्ली कवर्ड है। इसके अलावा बैक पे इसमें यहाँ पे एक ब्रेक लैंप आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सिविक आरएस का इंटीरियर है, और यहाँ पे एक चीज़ आप डिफरेंट नोटिस कर रहे होंगे, और वो ये है कि ये इंटीरियर ऑल ब्लैक है। इसमें ब्लैक और रेड के काफ़ी सारे एक्सेंट फॉलो किए गए हैं, जबकि सिविक स्टैंडर्ड और ओरियल के अंदर ये वाइट विद बेज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और इसके अलावा सेंटर में इसके ये फिर एयरबैग दिया गया है। ये गाड़ी एयरबैग 2 ही ऑफर करती है, इवन लेटेस्ट जनरेशन में भी। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज, इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। और इसको देख के आपको एक इनकम्प्लीट सी फील आएगी, क्योंकि बटन्स काफ़ी छोटे से हैं, और इसके राइट पे भी और नीचे भी बहुत सारा एरिया खाली है। और इसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के जो इंटरनेशनल वर्जन आते हैं सिविक एक्स के, उनमें यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए होते हैं मीटर के बीच में नेविगेट करने के, और उसके अलावा फिर उनके लेन डिपार्चर से रडार वगैरह के, जो कि इस गाड़ी में है ही नहीं, और उसकी वजह से एरियाज ब्लैंक हैं। मैंने उन वर्जन्स के रिव्यूज़ किए हुए हैं और वापस आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू ओरियल सिविक, और वो है पैडल शिफ्टर्स। और इसमें फिर अगर बात कीजिए हेडलाइट की कंट्रोल की, तो इनमें फॉग का कंट्रोल भी आता है। वाइपर इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक है, यानी कि आप इसके स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके जो इंटरनेशनल वर्जन से मीटर आता है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें सेंटर में एक पूरी स्क्रीन आती है, जबकि ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। इसमें आरपीएम जो है ये एनालॉग है, और उसके सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी स्पीड शो करवाती है इन डिजिटल फॉर्मेट। फिर नीचे यहाँ पे ऑडोमीटर दिया गया है, ट्रिप्स दिए गए हैं, ट्रिप ए बी, और उसके अलावा सिविक जो आरएस है ये आपको ऑयल लाइफ भी शो करवाती है, जो कि इसके छोटे वर्जन में ये चीज़ नहीं आती। इसकी स्क्रीन कंपैरेटिवली उनसे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको एक गाड़ी ऑयल लाइफ भी शो कराएगी। फिर इसके अलावा इसके मीटर की जो टेम्परेचर गेज की और फ्यूल गेज की लाइट्स हैं ये भी रेड में है। जब ये कार लॉन्च हुई थी इनिशियली तो ये ग्रे कलर में थी, इनको कुछ टाइम बाद रेड कर दिया गया था इनकी विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, और इसके अलावा डैशबोर्ड इस गाड़ी का सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है। सेंटर में इसके ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं, और उसके अलावा उससे नीचे फिर इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रूव्ड है इस स्पेसिफिक कार में, क्योंकि 21 मॉडल है। जब ये 2016 में लॉन्च हुई थी तो ये बहुत अजीब सा था, ये हैंग काफ़ी होता था। अब गाड़ी ऑन करते थे उसका वॉल्यूम फुल होता था, और उसके बाद फुल वॉल्यूम के साथ ये हैंग हो जाता था। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें थी जो कि इसमें शुरू में आई हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको इम्प्रूव कर दिया गया। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के नॉन फॉल्ट्स की, तो जब ये गाड़ी 2016 में लॉन्च की गई थी तो इसमें कुछ नॉन फॉल्ट्स थे। वो ये थे कि एक तो ये स्क्रीन खराब हो जाती थी, फिर इसके अलावा इसकी बैटरियाँ फटती थी, इसकी सीट का हाइड्रोलिक खराब हो जाता था, इसके इंजन के अंदर फॉल्ट्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें सारी इंप्रूव कर दी गई। और अगर आप सिविक ले रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लॉन्च होते साथ ही सिविक को फ़ौरन ना लें, ये कोई भी गाड़ी हो, क्योंकि जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो वो जब रियल वर्ल्ड में निकलती है तो उसके बहुत सारे नॉन फॉल्ट सामने आते हैं, और उसके बाद उनको एड्रेस किया जाता है, और बाद वाले वर्जन थोड़े रिफाइंड होते हैं। तो अगर कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है आप इसको 2-3 साल बाद लें तो वो कंपैरेटिवली बिल्कुल न्यू वर्जन से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होंगे। खैर, उसके अलावा स्क्रीन से नीचे यहाँ पर इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है,
क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नॉर्मल सा ही है, ये सिंगल जोन है, जबकि इसके इंटरनेशनल वर्जन के अंदर ये डुअल जोन आता है, तभी यहाँ पे ये 2 नॉब्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, उसके पीछे एक एरिया ओपन है, वहाँ से आप कोई वायर्स वगैरह नीचे पावर आउटलेट के अंदर लगा सकते हैं। इसमें ऐसा ही स्टोरेज का पार्ट नीचे भी दिया गया है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, चाबियां रख सकते हैं, और उससे पीछे फिर इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं पैडल शिफ्टर से, और इस गेयर सिलेक्टर के साथ यहाँ पे इसका ब्रेक होल्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, और साथ इकॉन मोड दिया गया है। इकॉन स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। फिर यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस हैं, और उसके अलावा उससे पीछे इसका कप होल्डर दिया गया है। कप होल्डर इस गाड़ी में रिमूवेबल है, आप इसको निकाल भी सकते हैं इस तरह से, और उसके नीचे एक और कप होल्डर भी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अब तक की किसी भी सिविक से बहुत बड़ा है। सिविक हमेशा सेंटर कंसोल काफ़ी बड़ा ऑफर करती है, बट इसमें ये सबसे बड़ा है। 11 जनरेशन में कंपैरेटिवली से छोटा आया है। यहाँ पे इसका रिमोट दिया गया है, और RS टर्बो के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, और वो ये है कि इसके आप सेंटर कंसोल को आगे की तरफ पीछे से भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर में यहाँ पे भी स्क्रीन दी गई है, जिसको आप निकाल के रेयर पैसेंजर्स का एंटरटेनमेंट बना सकते हैं। ये चीज़ आज तक कोई कार ऑफर नहीं करी पाकिस्तान में, जबकि ये पहली और आखिरी कार थी जिसने ये चीज़ ऑफर की है। ये चीज़ें वैसे बेसिकली प्राडो या लैंड क्रूजर में आती हैं, रेयर पैसेंजर का एंटरटेनमेंट, बट ये गाड़ी भी ऑफर कर रही थी, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं चली। इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और यही लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स में इसके डुअल कॉम्बिनेशन फॉलो किए गए हैं, ब्लैक कलर की सीट्स हैं, रेड कलर के इसमें स्टिचिंग दिए गए हैं, और सेम ही पैटर्न इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इस गाड़ी के पूरे ही लेदर की फिनिश में है, और ये है भी ऑल ब्लैक। इसके अलावा इसके फ्रंट दोनों विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और सिविक की इस जनरेशन के बाद से डोर लॉकर और अनलॉकर भी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के पास दे दिए गए थे। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस पर ट्रंक पॉपर भी इलेक्ट्रॉनिक आता है। फिर यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, नीचे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, और इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। लाइट इन दोनों में ही नहीं आती, सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं, और इसकी सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है। इसमें सनरूफ भी आती है, जिसको मैं इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। सिविक शुरू से ही बैक पे थोड़ी तंग रही है एज कम्पेयर टू क्रोला। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है, अगर फ्रंट दोनों सीट्स नॉर्मल पोजीशन पे हों। ये बहुत ज़्यादा पीछे होंगी तो मुझे इशू करेंगी, और हेडरूम भी इस गाड़ी में सफिशिएंट है। इसके अलावा बैक पे इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, 3 आंचे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर काफी बड़ा हम्प किया गया है, और फीचर्स ये गाड़ी बैक पे बहुत जबरदस्त ऑफर करती है, इवन लेटेस्ट सिविक RS से भी ज्यादा। इस तरह से कि इसमें बैक पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में फिर ये स्क्रीन भी दी गई है, जिसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ये है भी टच में, और यहाँ पे जो डिस्प्ले आ रहा है ये बेसिकली फ्रंट वाला ही है। मैं जो कुछ यहाँ पे करूँगा यही सब कुछ फ्रंट पे भी हो रहा होगा, और फ्रंट पे जो मीडिया चल रहा होगा, गाने चल रहे होंगे, वो बैक पे भी मुझे शो होंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ये अब किसी कार में नहीं आ रही पाकिस्तान की, जबकि ZX वगैरह बैक पे स्क्रीन्स ऑफर करती हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और बाय द वे लैंड क्रूजर ZX जो 2018-19 मॉडल है, 5-6 करोड़ की गाड़ियाँ, उनमें अभी बैक पे स्क्रीन्स टच में नहीं आती, उनमें रिमोट आते हैं, जबकि इस कार के केस में रेयर स्क्रीन भी टच में है। इसके अलावा बैक में यहाँ पे एयर वेंट्स भी सेंटर के साथ साथ पाँव पे भी दिए गए हैं, और इसमें पे सेंटर कंसोल भी आता है, जिसको मैं निकाल के एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बैक पे फिर यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, RS के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, और इसके अलावा इसके रेयर डोर्स में भी फ्रंट डोर्स की तरह ही लेदर कंटिन्यू किया गया है, जबकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आके चीप आउट कर जाती हैं, बैक डोर्स में प्लास्टिक होता है, बट इस कार में ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, कैबिन लाइट दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की बॉडी 2 ऑफर करती है, 1.8 पेट्रोल और 1.5 टर्बो पेट्रोल। ये स्पेसिफिक कार 1.5 टर्बो है, और इसमें इंजन अर्थ ड्रीम्स का है। ये बेसिकली होंडा की एक टेक्नोलॉजी है, और ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन 1500 होते हुए 2400 या 2500 इंजन के बराबर है। ये गाड़ी आराम से कैमरी के साथ कम्पीट कर सकती है, या फिर सोनाटा के साथ। और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी टर्बो चार्ज है। इस गाड़ी का टर्बो जो है वो 3 RPM के बाद जाके किक इन करता है, और 3 के बाद ये गाड़ी अच्छी खासी उड़ती है, लेकिन उससे पहले ये गाड़ी सिर्फ 1500 सीसी है, और ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देती है। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी आपको 15-16 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाते हैं तो बाकी शहर में भी ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज देगी, जो कि 1800 सीसी वाली कार के बराबर है, लेकिन ये गाड़ी पावर में उससे बहुत ऊपर है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और इसके अलावा इसमें सामने जो एरिया दिया गया है ये इसके टर्बो चार्जर का है।
फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में EPS आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और इसमें फिर बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से ही होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज ऑफर करती है सिविक RS, यह है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि डिजाइन के लिहाज से एक विंडमिल की शेप का है और ये कंपैरेटिवली सिविक ओरियल के रिम से काफी डिफरेंट है। टायर इस गाड़ी में योकोहामा का एडवांस DB आता है जो कि एक अच्छा टायर है और इसके अलावा आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि इसकी ब्रेकिंग को भी बेहतर बनाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।